नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज रूम से। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हमेशा की तरह मैं और मेरे सहयोगी राजा शर्मा आपके साथ उपस्थित हैं हॉट टॉक को लेकर। स्वागत है राजा भाई आपका एक बार फिर। थैंक यू सर। तमाम सारी बड़ी खबरें जिन पर हम बात करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले अहम बात जो है राजा भाई, निगम मंडल में जो मनोनयन हुआ है उसको लेकर हम बात करना चाहते हैं। इसका प्रेडिक्शन आप बहुत पहले कर चुके थे जब BL संतोष आए थे, और आपने उस समय कहा था कि जल्दी ही निगम मंडल में नियुक्तियां होंगी, क्योंकि BL संतोष संकेत देकर गए थे कि इतना डिले क्यों हो रहा है। बहरहाल इन नियुक्तियों को लेकर हम सबसे पहले जानना चाहते हैं कि क्या प्रतिक्रिया है आपकी। देखिए, जैसे आपको याद हो कि जब BL संतोष मध्य प्रदेश के प्रवास पर थे, लगभग वो 3 दिन तक रुके मध्य प्रदेश में, भोपाल से लेकर इंदौर तक, फिर उज्जैन से लेकर फिर वापस इंदौर से वापस दिल्ली चले गए थे वो। तो जब BL संतोष जैसा बड़ी शख्सियत यदि मध्य प्रदेश के 3 दिवसीय दौरे पर है, तो ये संदेश उस समय भी क्लियर था कि BL संतोष कोई यहाँ पे मतलब रूटीन ट्रांजिट पे नहीं आए हैं। किसी कारण विशेष से भारतीय जनता पार्टी के ऑर्गेनाइजेशंस को और सरकार के रिपोर्ट कार्ड को चेक करना आया था कि एक्चुअली यहाँ चल क्या रहा है। BL संतोष भारतीय जनता पार्टी में ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी हैं, तो उनकी पोजीशन वैसे भी अपने आप में बहुत बड़ी और मजबूत होती है। संगठन महामंत्री अपने आप में भाजपा में, मतलब प्रधानमंत्री जी के बाद या गृह मंत्री के बाद यदि BL संतोष की पोजीशन देखो तो सबसे स्टॉलवर्ट और टॉप पोजीशन पे होती है। उस पोस्ट की बात कर रहा हूँ, व्यक्ति की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। जब BL संतोष आए थे तो तब हमने इस बात का जिक्र किया था कि मध्य प्रदेश में अब निगम मंडल की नियुक्तियाँ जल्दी हो जाएगी। साथ ही साथ जो भारतीय जनता पार्टी की जो कुछ बॉडियाँ बनना बची है उन पर भी नियुक्तियाँ पत्र जारी कर दिए जाएंगे। इसके पीछे कारण ये था कि जब भारतीय जनता पार्टी के इंदौर के दफ्तर के अंदर एक लंबी मीटिंग चली, आपको याद हो तो मैराथन मीटिंग चली थी, उसमें शिवराज सिंह चौहान को भोपाल से इंदौर केवल मीटिंग अटेंड करने के लिए बुलाया गया था, और BL संतोष ने वो मीटिंग ली थी। उसमें BL संतोष, सुहास भगत, VD शर्मा, नरोत्तम मिश्रा, कैलाश विजयवर्गीय और शिवराज सिंह चौहान थे, और भी कुछ लोग होंगे, मैं मिस कर रहा हूँ उनको। तो उस मीटिंग में 2-3 चीज़ें उभर कर सामने आई थी, जो हमने उस समय हॉटलाइन के अंदर के सूत्रों के हवाले से आपको ध्यान हो तो ब्रेक की थी इस खबर को, कि बात ये चल रही है कि आखिरकार इतना समय क्यों लगता है किसी भी नियुक्तियों को करने के अंदर। बात ये चल रही है कि आप क्यों नहीं डिस्ट्रिक्ट लेवल की बॉडी, स्टेट लेवल की बॉडी टाइम पे बना देते हो, ताकि कार्यकर्ता अपने काम पे लग जाए। अल्टीमेटली BL संतोष का आशय और कहने का यही मतलब था कि जिन लोगों को लाल बत्ती मिल चुकी है वो तो पावर एंजॉय कर रहे हैं, जो लोग पावरफुल पोस्ट पे हैं वो लोग पावर एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन जिन कार्यकर्ताओं के बल पर सरकार बनती है वो लोग आपके 5 साल तक इंतजार ही करते रहते हैं। आप निगम मंडल की घोषणा नहीं कर पाते हो। आखिरकार आपको किसका इंतजार रहता है, किसका सर्टिफिकेट चाहिए, किसका ग्रीन सिग्नल चाहिए, इसको तत्काल प्रभाव से उचित मेरिट बेसिस के ऊपर जिनको देना है निगम मंडल की नियुक्ति कर दी जाए। और मुझे याद है 1 महीना हुआ है मुश्किल से, पिछले 27 या 28 तारीख को BL संतोष आए थे, आज अपन बात कर रहे हैं तो तकरीबन 1 महीना हुआ है, और 1 महीने के अंदर ये दोनों परिणाम आपके सामने आ गए। भाजपा की कुछ ऑर्गेनाइजेशनल बॉडियों का गठन होना था, उनकी नियुक्तियां होनी थी, हो गई, और निगम मंडल में 24 बड़ी नियुक्तियां जो है, जिनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाए, राज्य मंत्री का दर्जा दिया जाए, वो नियुक्तियां भी हो चुकी है। तो सर, ये यात्रा BL संतोष की यात्रा का प्रभाव है कि यहाँ पे मध्य प्रदेश में नियुक्तियाँ हो गई। यदि इसको दूसरे नज़रिए से देखो तो शिवराज सिंह चौहान, VD शर्मा और सुहास भगत इस निर्णय को नहीं ले पाए थे। ये निर्णय BL संतोष के आदेश के बाद हुआ है। बिल्कुल ठीक कहना राजा भाई, आपने उस समय ब्रेक किया था कि ये सिर्फ मुलाकात या यात्रा महाकाल या ओंकारेश्वर के दर्शन तक सीमित नहीं रहने वाली है, और वही सब चीज़ें देखने को मिली। हालांकि ये बात सही है कि उस समय जब अचानक शिवराज सिंह चौहान को इंदौर आना पड़ा था, कैलाश विजयवर्गीय जी को मीटिंग में जाना पड़ा था, VD शर्मा जी को इंदौर मीटिंग में आना पड़ा था, सुहास भगत जी और BL संतोष के साथ जो मीटिंग हुई थी, तो उसके पीछे जो उस मीटिंग के जो मकसद थे वो सब अब निकल कर नियुक्तियों के माध्यम से सामने आ रहे हैं। बहरहाल क्या लगता है जो नियुक्तियाँ हुई है इसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया सबसे भारी पड़े हैं? मेरा तो उसके आगे का कहना है सर कि भारी नहीं पड़े हैं। नियुक्तियाँ ज्योतिरादित्य सिंधिया खेमे के लिए की गई है। ये देखिए आप, मसला दरअसल ये है कि आप ये मान के चलिए कि जो लोग चुनाव हार चुके थे, जब 28 बाई इलेक्शन हुए, उसमें जो सिंधिया खेमे के लोग जो चुनाव हार चुके थे, उन्हीं सभी लोगों को एकोमोडेट किया गया है, उन्हीं सभी लोगों को लाल बत्ती का दर्जा दिया गया है। और जहाँ तक मुझे याद है 6 नाम तो मुझे ध्यान आते हैं कि 6 के 6 लोगों को जो विधायक हार चुके थे उनको निगम मंडल में एकोमोडेट करके नियुक्त किया गया। इसके दूसरे पक्ष को देखिए आप,
ये सरकार जो बनी वो सिंधिया जी की मेहरबानी से बनी। शिवराज के ऊपर महाराज की मेहरबानी हुई तब बनी ना। शिवराज तो विपक्ष में बैठे हुए थे, तो जब महाराज की मेहरबानी से बनी तो शिवराज की मजबूरी हो गई कि उन लोगों को फिर एकोमोडेट किया जाए जो चलती सरकार से उतरकर हमारे लिए आए थे। ये पक्ष तो हो गया महाराज के एंगल से देखा जाए तो। और महाराज अपने लोगों के लिए, महाराज की सबसे बड़ी खासियत असर ये, महाराज अपने लोगों के लिए ताकत से लड़ते हैं। महाराज अपने लोगों को आगे बढ़ाने के लिए बहुत एडामेंट भी हो जाते हैं। ये एक अच्छे राजनेता की क्वालिटी है। सिंधिया जो लोग उनके साथ छोड़ कर आए थे सरकार, सिंधिया ने उनके हितों का पूरा ध्यान रखा सर। खूब भले ही खुद विपक्ष में बैठे रहे मोर और लेस जब तक उनको केंद्र मंत्री नहीं बनाया गया, लेकिन सिंधिया ने अपने लोगों को एकोमोडेट कराया, अपने लोगों को मंत्री बनाया। और ये एक अच्छे राजनेता की क्वालिटी होती है कि अपने लोगों का नुकसान नहीं हो। तो सिंधिया ने तो अपना काम करवा लिया जो उनको करवाया जाना चाहिए, और उनकी राजनीति का तकादा भी था कि जो लोग हमारे साथ आए हैं उनको एकोमोडेट किया जाए, भले ही चुनाव हार चुके हों। लेकिन यदि आप इसका दूसरा पक्ष देखें तो मूल भाजपा के जो लोग जो बरसों से दरी बिछा रहे हैं, उन लोगों वो लोग फिर मुंह देखते रह गए। उनको क्या मिला बताइए आप। तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि भाजपा में अब मध्य प्रदेश की भाजपा में शिवराज भाजपा के ऊपर महाराज भाजपा हावी होती नजर आ रही है, क्योंकि शिवराज के ऊपर महाराज की मेहरबानी से ही सरकार बनी थी। बिल्कुल ठीक कहा। राजा भाई हमेशा से कहते हैं कि मध्य प्रदेश में भाजपा अलग अलग खेमों में बैठी हुई है। उसमें शिवराज भाजपा अलग है, महाराज भाजपा अलग है और एक भाजपा अलग है। यहाँ शिवराज जी को एडजस्ट करना पड़ा है उन सभी लोगों को जिनको सिंधिया जी कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में लेकर आए, मंत्री पद छुड़वा कर लाए, मंत्री पद उन्होंने त्यागा, चुनाव लड़े, वे हारे, जो जीते वे मंत्री बन गए, जो हारे उन्हें निगम मंडल में एडजस्ट करवा दिया। और इस बात से भी सहमत हूँ कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने समर्थकों के लिए काफ़ी ताकत से लगते हैं। उनके लिए जो बात उन्होंने कही वो सब पूरी करके दिखाई। तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में इस तरह से जब वे कर रहे हैं तो भाजपा से ही जो पुराने जुड़े हुए लोग हैं निश्चित तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ आकर्षित होंगे। देखिए, यदि उनकी लीडरशिप मजबूत होती है, यदि लीडर उनके हितों का ध्यान रखते हैं, उनकी पोजीशन का ध्यान रखते हैं, उनके स्वार्थ का ध्यान रखते हैं, तो व्यक्ति निश्चित रूप से सिंधिया के साथ अकोमोडेट होगा। क्योंकि अल्टीमेटली व्यक्ति राजनीति करता क्यों है? पावर को एंजॉय करने के लिए करता है ना। दरी बिछाने के लिए जीवन भर दरी बिछाना नहीं है आपके यहाँ। 2018 में चुनाव हार गए, घर बैठ गए, फिर सरकार बन गई, फिर मुख्यमंत्री बन गए, फिर लोग मंत्री बन गए और कार्यकर्ता वहीं का वहीं खड़ा है। तो आदमी सोचेगा ना हम काम किसके लिए कर रहे हैं भाई। जो लोग बाहर से आए हैं, कांग्रेस से आए हैं, उनको पावर मिल रहा है, उनकी चल रही है। और हम मूल भाजपा के जो लोग हैं जो बरसों से दरी बिछा रहे हैं, हम तो घर बैठे हैं, दरी बिछा रहे हैं, झंडा डंडा उठा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हर व्यक्ति को समझ में आती है कि आखिर हमारा हक कौन लेके जा रहा है। और यदि सिंधिया की लिहाज से बात करो तो सिंधिया के लोग फायदे में हैं, क्योंकि सिंधिया अपनी ताकत से, अपने जिसको कहते हैं बार्गेनिंग पावर से उनको बना लेता है जिनको जो पोजीशन दी जानी चाहिए। एक दूसरी बात, सबसे बड़ी बात आपको ये भी देखना पड़ेगी कि ये जो मध्य प्रदेश में मौजूदा सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, इसमें मैंडेट तो था नहीं। मैंडेट तो 2018 में आप घर बैठ गए थे। जब सरकार ही सिंधिया की मेहरबानी से बनी है तो बार्गेनिंग तो सिंधिया की चलेगी अभी। भले वो 6 लोग हार के बैठे हों, लेकिन आपको 2018 में हारने के बाद वापस कौन लेकर आया? महाराज लेकर आए। तो महाराज की चल रही है अभी। सही कहा राजा भाई आपने बिल्कुल। और तमाम सारे जो दावेदार थे, भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता थे जो बरसों से पार्टी में जमे हुए थे, उनके भी अवसर इस बार धुंधले हुए, उनके अवसर खत्म हुए। बहरहाल उत्तर प्रदेश में चुनाव है राजा भाई, और चुनाव को लेकर काफ़ी लिखते हुए आ रहे हैं। और आपके आकलन रोज़ अलग अलग प्रेडिक्शन जो आ रहे हैं, और उसमें कई चीज़ें एक बार निकल कर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी को जितना मजबूत समझा जा रहा है उतनी मजबूत वहाँ पर नहीं है। मैं उत्तर प्रदेश में आने के पहले एक स्टेटमेंट में निगम मंडल पे और आपसे इजाज़त चाहूँगा जी, कि निगम मंडल की नियुक्तियों में सबसे अप्रत्याशित चौंकाने वाली नियुक्ति है तो इंदौर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष की है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। इंदौर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष का नाम, चावड़ा जी का नाम कौन एक्सपेक्ट कर सकता था? रूटीन रेगुलर पॉलिटिशियन सभी एक्सपेक्ट कर ही रहे थे, वो सबको करना भी चाहिए, क्योंकि वो लाल बत्ती का एक अच्छा ओहदा और अच्छा कैबिनेट मंत्री का दर्जे की पोस्ट है और शहर के विकास के डेवलपमेंट की सबसे बड़ी बॉडी है, और हर पॉलिटिशियन चाहता है कि मुझे ऐसी पोजीशन मिले। लेकिन देखिए, लंबी फहरिस्त थी इंदौर में, उसको उस जगह के लिए एक को भी जगह नहीं मिली। और चावड़ा का आना ऐसा मुझे व्यक्तिगत रूप से बतौर पत्रकार ये लगता है कि अनएक्सपेक्टेड था। क्यों था, कैसे था, ये अलग इक्वेशन है। ये किसके मतलब किसकी केमिस्ट्री से हुआ, किसके मेहरबानी से हुआ,
ये दिल्ली और भोपाल के विषय हैं, ये कभी अलग से चर्चा में बताए जा सकते हैं। लेकिन इंदौर में विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष जो मूल रूप से देवास के रहने वाले हैं, माना कि वो संगठन में यहाँ पे अच्छी पोस्ट पे थे संभागीय संगठन में, लेकिन संगठन के आदमी को इस तरीके से अनएक्सपेक्टेड रूप से इस इतनी बड़ी पोजीशन ला के बिठाना, पोजीशन तो इससे बड़ी उनके पास पहले थी, ऐसा नहीं थी। संभाग के संगठन मंत्री में पोजीशन बड़ी होती है, लेकिन वो लोग पर्दे के पीछे वाले लोग होते हैं। अब आपने सीधे उनको लाइमलाइट में लाकर बिठाया है, तो अब ये देखना पड़ेगा कि चल किसकी रही है। मतलब संघ की चल रही है, वीडी शर्मा की चल रही है, या शिवराज सिंह चौहान की चल रही है। इसमें सर सीधी बात है, संघ और संगठन की चल रही है। ये संघ और संगठन की पोस्टिंग है, आप ध्यान रखिएगा, ये पॉलिटिकल पोस्टिंग नहीं है। उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर जो हम बात कर रहे हैं, देखिए उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर आपने बहुत जो सवाल अभी किया है, कोई कमेंट्स करना तो भी प्रीमेच्योर होगा, क्योंकि देखिए आचार संहिता भी नहीं लगी है, रैलियों का दौर जारी है। लेकिन मुझे उत्तर प्रदेश की पॉलिटिकल प्रिडिक्शन के पहले या पॉलिटिकल किसी कंक्लूजन के पहले चिंता जो है ना, ओमिक्रॉन को लेकर है। यदि आप चुनाव की बात करोगे तो चुनाव के पहले मैं ओमिक्रॉन की बात करूंगा। बिल्कुल सही है। वर्ल्ड लेवल पर ओमिक्रॉन दहशत फैला रहा है, और हम जब चुनाव की रैलियां देखते हैं तो 2-2, 3-3 लाख लोग जो हैं लगातार हम रैलियों में देख रहे हैं, चाहे वो अखिलेश यादव की हो, योगी जी की हो, मोदी जी की हो, अमित शाह की हो, नड्डा की हो, या प्रियंका गांधी की लड़की हूँ लड़ सकती हूँ की कैंपेन की हो। सभी दूर मोरलेस हजारों संख्या में, लाखों की संख्या में क्राउड वहाँ आ रहा है। और चिंता का विषय ये है कि हम लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं कि ये जब इंटरनेशनल लेवल पे फाइजर और मॉडर्ना जैसी वैक्सीन लगने के बाद देश भी 4-4, 5-5 लाख केस पर डे आ रहे हैं, तो फिर हम कौन से उससे बने हुए हैं कि हमारे यहाँ इसका असर नहीं होगा। एक हमने सेकेंड वेव में त्रासदियाँ भुगती है ना सर, तो मुझे देख के डर लग रहा है अभी कि फरवरी, ना जाने फरवरी में क्या होगा, किस प्रकार से उसकी स्थितियाँ बनेगी। और मुझे तो चिंता इस बात की भी है कि ये वेव जो है, मतलब जब पीक पे आएगी तो क्या ऑक्यूपेंसी अस्पतालों की, क्या ऑक्यूपेंसी रहेगी, इस बात की चिंता तो रहेगी। ये पॉलिटिकल लोगों को सोचना चाहिए, इसमें सभी दल के राजनेताओं को निर्णय लेना चाहिए। और जहाँ तक चुनाव आयोग का विषय है, चुनाव आयोग खुद मान रहे हैं कि चुनाव समय पे होंगे, नियत समय पे होंगे, जैसा उन्होंने इनपुट आ रहा है। और आज ही एक लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें आधार में समझ में आ रहा है कि चुनाव तो समय पे ही होंगे। तो बात तो महत्वपूर्ण ये है कि सर ओमिक्रॉन जो है मुझे थोड़ा चिंता का विषय दिख रहा है देश के स्वास्थ्य के एंगल से। अब बात करता हूँ मैं आपके पॉलिटिकल सिनेरियो पे। पॉलिटिकल सिनेरियो की आप बात कीजिए तो देखिए अखिलेश यादव डे बाय डे मुझे जो उनका पॉलिटिकल कैंपेन दिख रहा है ग्रो करते हुए दिख रहे हैं। मैं कोई हार जीत के निर्णय पर भी नहीं पहुंचना, प्रीमेच्योर होगा कहना ये, लेकिन ग्रो करते हुए दिख रहे हैं। इधर भारतीय जनता पार्टी के पास सब है, साधन है, संसाधन है, सरकार है, सभी तो है इनके पास। एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है, केंद्र में भी गवर्नमेंट है, साधन संसाधन भी है। तो और पूरा चुनाव लड़ रहे हैं मोदी जी। योगी जी के फेस पे चुनाव नहीं लड़ा जा रहा है, ये चुनाव लड़ा जा रहा है मोदी जी के फेस पे, ध्यान रखिएगा आप। भले ही योगी जी ने 5 साल तक वहाँ पे आउटस्टैंडिंग काम किया हो जैसा भाजपा क्लेम करती है, लेकिन जब आउटस्टैंडिंग काम किया है तो फिर भाजपा मोदी जी के चेहरे पे चुनाव क्यों लड़ रही है? पूरी कमान मोदी जी ने संभाल रखी है। आप देखिए, मेरा तो सवाल है सर, 5 साल तक राज आप करो मुख्यमंत्री के रूप में और चुनाव मुख्यमंत्री की जगह प्रधानमंत्री लड़े, चुनाव आपके मतलब नरेंद्र मोदी या अमित शाह लड़े, तो क्या ये 2 ही लोग पूरे देश का चुनाव लड़ेंगे क्या आप लोगों के लिए? ये विषय है कि आप लोगों का परफॉर्मेंस फिर कहाँ स्टैंड करता है। यदि वही लोग आके आपके चुनाव में हर जगह कैंपेन स्टार्ट कर देते तो आपका खुद का स्टैंडिंग क्या रह जाता है फिर? देखिए भाजपा में क्या, सभी राजनेताओं में ऐसा होता ही है कि देश के बड़े राजनेता कैंपेन को ड्राइव करते हैं, लेकिन खासतौर से भाजपा में ये पिछले दिनों से देखने को मिल रहा है। बंगाल में आप देखिए पूरी सरकार झोंक दी थी, वैसे ही उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन वहाँ का जो पॉलिटिकल एजेंडा है वो डेवलपमेंट नहीं दिख रहा है। पॉलिटिकल एजेंडा मुझे अभी भी वो जो दिख रहा है, गाय, गंगा, राम, काशी, कॉरिडोर, यही दिख रहे हैं। कोई डेवलपमेंट पर बात अभी किसी भी भाषण में हो नहीं रही है। और अखिलेश कितना ग्रो कर पाते हैं ये डिपेंड करता है। लेकिन आज के डेट में ऐसा लग रहा है कि चुनाव जो है बहुत इजी गोइंग नहीं है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिए। अभी 313 समथिंग सीटें इनके पास है। अब देखते हैं कितने ये मेंटेन कर पाते हैं, कितनी लूज कर पाते हैं, कितनी बचा पाते हैं। राजा भाई, मुझे ध्यान आता है हॉटलाइन पर आपने सितंबर के लगभग ये खबर डाली थी कि आने वाले जनवरी महीने से 2-3 महीने काफ़ी दिक्कत वाले होंगे बीमारी के लिहाज से, कोरोना के लिहाज से। तो ओमिक्रॉन
लगभग अपना शुरुआती फेज में आ चुका है, क्या कहते हो? देखिए, वो मैंने आपको पहले भी कहा ना सर, ये दरअसल ये एक विज्ञान है और मैं थोड़ा रुचि रहती है इस विज्ञान को अध्ययन करने की। तो मुझे समझ में आता है, मेरे बुद्धि विवेक से, ज्ञान से, मैं प्लैनेट्स के ट्रांजिट के आधार पे देखने की कोशिश करता हूँ कि ये प्लैनेट ऐसा बैठते हैं तो महामारी का योग बनता है। और जब पहला कोविड आया था तब भी मैंने इसको एक अध्ययन किया था और बहुत पहले फोरकास्ट किया था कि एक ऐसी महामारी का योग बन रहा है। तो जब मैं देख रहा था 26 सितंबर को देखा था मैंने, 26 सितंबर को ही लिखा था, टफ टाइम मुझे दिखता है फिर से, खासतौर से 2 जनवरी से लेकर मोर और लेस मार्च तक। फरवरी मुझे पीक नज़र आता है अभी भी कि फरवरी के अंदर ओमिक्रॉन जो अपना बहुत ही पीक पर रहेगा देश दुनिया से लेकर भारत तक। और जब मैं भारत की बात करता हूँ तो मैं भारत की कुंडली के आधार पर बात करता हूँ, जो वृषभ लग्न की कुंडली है उसके आधार पर बात करता हूँ कि 2020 से 24 जनवरी 2020 से जब शनि थे मकर में, उसके बाद उनका जिन जिन ग्रहों के साथ ट्रांजिट हुआ उसके आधार पर मैं देख रहा था कि यह समय थोड़ा पीड़ादायक और कष्टदायक है। तो इसी आधार पर मैंने 26 सितंबर को लिखा था सर, और वो परिणाम तो अपने को दिख ही रहते हुए। तमाम सारी बातों पर हमने चर्चा की, उत्तर प्रदेश के चुनावों पर बात की, ओमिक्रॉन पर बात की, निगम मंडल में जो नियुक्तियां हो रही है उसको लेकर बात की। तमाम सारे मुद्दे ऐसे हैं जिन पर हमेशा हम बात करते रहते हैं। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनील जोशी और राजा शर्मा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।